पिछले वीडियोज में हम लोगों ने अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना, नेगेटिव से अफर्मेटिव बनाना और उसकी एक्सरसाइज को सीखा कि अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, नेगेटिव से अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। आज हम लोग सीखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस से इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना। चेंज अफर्मेटिव सेंटेंसेस इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए, पहले मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको। जैसे रवि इज प्लेइंग हॉकी था, ये था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था नेगेटिव बनाना। तो रवि इज नॉट प्लेइंग हॉकी। आज हम सीखेंगे इंटरोगेटिव बनाना, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। जब अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाया था तो हमने हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब जो भी थी उसके बाद नोट लगाया था। आज हमें क्या करना है कि अफर्मेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के पहले ले आएंगे, हम सब्जेक्ट यहाँ ले आएंगे, ठीक है ना। तो इज रवि प्लेइंग हॉकी, इज रवि प्लेइंग हॉकी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। ध्यान रखें कि अभी इज कहाँ लिखा है, सब्जेक्ट यानी रवि के बाद लिखा हुआ है, तो इसका पहला लेटर स्मॉल है। लेकिन यही इज वाक्य के प्रारंभ में आ चुका है, तो यहाँ इसका आई कैपिटल करना पड़ा हमें, ये भी ध्यान रखना है। किसी भी सेंटेंसेस का जब प्रारंभ करते हैं तो जिस वर्ड से प्रारंभ होता है उस वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होता है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का भी ध्यान रखना है हम लोग को, ठीक है ना। अब देखिए, जैसे था अलका सिंग्स ए सॉन्ग। इसका जब पिछली वीडियो में नेगेटिव बनाया था तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई है, तो मैंने कहा था कि डू डज डिड लेना है। तो यहाँ चूंकि वर्ब में एस या एस लगा हुआ है, सिंग्स लिखा हुआ है, एस लगा है वर्ब में, तो मुझे क्या लेना है, डज। तो अलका डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, अलका डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। अब इसका बनाते हैं इंटरोगेटिव। तो मैंने इसके नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब डज ली हुई है इस वर्ब को देख के। यह वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होती, यदि सिंग होता तो डू लेते, सिंग्स है तो डज लिया, और सेंग होता तो डिड लेते। ऐसा मैं पहले पढ़ा चुका आप, है ना। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ हेल्पिंग वर्ब मुझे लेनी पड़ती है। क्योंकि अभी अपना सिंग से तो मैं सिंग्स ही लिखे दे रहा, तो अब हमने इसके अकॉर्डिंग डज ले लिया। जब इंटरोगेटिव बनाएंगे तो वहाँ भी मुझे हेल्पिंग वर्ब पहले करनी है, सब्जेक्ट की पहले लिखनी है ना। तो क्या हो जाएगा, डज अलका, और जैसे ही आपने डज अलका किया तो ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगी। एस या एस लिखा है तो हटा दिया जाएगा, सेकंड फॉर्म में तो वो भी फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी डिड लगाने के बाद, ठीक है ना। तो डज अलका सिंग ए सॉन्ग, सिंग ए, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो ध्यान देना है कि जब भी सिंग लिखा है तो डू हो जाएगा, और सिंग का सिंग वापस जाएगा सब्जेक्ट के बाद। डज सिंग से लिखा है तो डज हो जाएगा स्टार्टिंग में, और सब्जेक्ट के बाद सिंग्स का सिंग हो जाएगा। और सेंग लिखा है तब डिड से वाक्य प्रारंभ होगा, और सब्जेक्ट के बाद सेंग का सिंग आ जाएगा। ये ध्यान रखना, जैसा कि मैंने नेगेटिव में भी ये सब चीज़ें बताई थी। मैं बार बार इसलिए दोहराता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से ये व्यवस्था याद बनी रहे, ठीक है ना। अब देखते हैं जो टॉपिक आपका आज का है उसको हम देखते हैं, ठीक है ना।
आज का टॉपिक है चेंज नेगेटिव सेंटेंसेस इनटू, सॉरी नेगेटिव नहीं, अफर्मेटिव, सॉरी चेंज अफर्मेटिव सेंटेंसेस इनटू इंटेरोगेटिव सेंटेंस। चेंज अफर्मेटिव सेंटेंसेस इनटू इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब सबसे पहले रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 क्या है कि यदि असर्टिव, यहाँ असर्टिव बोलेंगे हम, ठीक है ना, यहाँ असर्टिव बोल सकते हैं क्योंकि बाक हमारा नेगेटिव के फॉर्म में भी आएगा तो उसका भी इंटरोगेटिव बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ असर्टिव बोल सकते हैं, उसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों रहते हैं। तो यदि असर्टिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हो या मॉडल वर्ब हो तो उस हेल्पिंग वर्ब अथवा मॉडल वर्ब जो भी दी हुई है सब्जेक्ट के पहले रख देंगे, वो हमारा इंटरोगेटिव बन जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दें। तो पहला रूल आएगा हमारा, यदि दिए गए असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब दी हुई है तो उस हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिख देंगे, अर्थात उस हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब से वाक्य प्रारंभ होगा, ठीक है ना। और अंत में क्या करेंगे, प्रश्न सूचक चिन्ह लगा देंगे। इतना हमें ध्यान रखना है कि दिए गए असर्टिव का इसलिए इस्तेमाल किया है कि यहाँ अफर्मेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है ना। तो दिए गए असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पर, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब दी हुई है तो उस हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब को, कौन सी हेल्पिंग वर्ब मॉडल जो सेंटेंस में दी हुई है, सब्जेक्ट के पहले लिख देंगे, यानी कि सब्जेक्ट बाद में आएगा और हेल्पिंग या मॉडल वर्ब पहले आएगी। और जब हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब को पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट के पहले, यानी वाक्य स्टार्ट हो रहा है उससे, तो उस वर्ब का पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। जब असर्टिव लिखा हुआ था तब हेल्पिंग वर्ब मॉडल वर्ब कहाँ लिखी थी, सब्जेक्ट के बाद लिखी हुई थी, और वहाँ पर उसका पहला लेटर स्मॉल था। लेकिन अब वही वर्ब सब्जेक्ट के पहले लिखी जा रही है, अर्थात उसी वर्ब से सेंटेंस प्रारंभ हो रहा है, तो उस वर्ब का पहला लेटर कैपिटल हो जाए, ये ध्यान रखना है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगाना है, इतना भी ध्यान रखना है हम लोग को, ठीक है ना। अब इसका हम स्ट्रक्चर लिख ही दे रहे हैं आपको। स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस।
अब देखिए अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब प्लस मेन वर्ब। ठीक है ना, मेन वर्ब रहेगी टेंस के अनुसार। ठीक है ना, मेन वर्ब यहाँ चाहो टेंस के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग। हो सकता कि वहाँ पे आईएनजी फॉर्म हो सकता है वहाँ थर्ड फॉर्म हो, तो कौन बताया, टेंस बताएगा हमें। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एजेएमआर लिखा हुआ है तो यहाँ मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा, है जब लिखा हुआ है तो थर्ड फॉर्म आएगा। ठीक है ना, बिल सेल लिखा है तो फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो ये टेंस के अकॉर्डिंग इसलिए लिखा मैंने ब्रैकेट में। फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, अदर्स मीन्स अदर वर्ड। अब देखते हैं इसका बन रहा है इंटेरोगेटिव, तो क्या हो जाएगा, जैसा कि मैंने नियम में बताया आपको कि हेल्पिंग या मॉडल वर्ब यहाँ से उठा के यहाँ कर देनी है और ये यहाँ कर देना है। तो ये हो जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब। ठीक है ना, और आपका सब्जेक्ट यहाँ आ गया, माने ये यहाँ पहुँच गया और ये यहाँ, इतना सा काम करना है आपको, कोई कठिन काम नहीं है। और बाकी जैसा है वैसे ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है हमें। प्लस मेन वर्ब वही टेंस के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, फिर ऑब्जेक्ट अदर्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अभी हेल्पिंग वर्ब मॉडल वर्ब का पहला लेटर स्मॉल था, यहाँ पे पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा। इसके लिए कम कर सकते हैं हम लोग, यहाँ मैंने लिखा हेल्पिंग वर्ब में एच कैपिटल, तो मैं यहाँ इस्तेमाल की दे रहा। ठीक है ना, तो आपको ध्यान रहेगा कि यहाँ पे एच स्मॉल किया गया है और यहाँ पे एम स्मॉल। तो आप ये भी ध्यान रखो कि यहाँ एच स्मॉल क्यों किया, कि यहाँ की वर्ब का पहला लेटर स्मॉल होना है और यहाँ कैपिटल हो गया तो यहाँ कैपिटल होना है। ठीक है ना, इससे भी आप याद रख सकते हो, भूल नहीं पाओगे ना। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं इसकी हम। स्टार्टिंग में तो मैंने एग्जाम्पल समझा ही दिए हैं आपको, फिर भी यहाँ एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल्स, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। रवि इज प्लेइंग हॉकी। अलका हैज कुक्ड द फूड। The peon will ring the bell. Suresh can lift this box. यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने आपको यहाँ पे
द प्यून बोला था मैंने, लिख नहीं पाया, तो द प्यून विल बोला था प्यून, लेकिन द प्यून कर लीजिए यहाँ पे, द बोला था लेकिन लिख नहीं पाया। द प्यून बिल रिंग द बेल, द प्यून बिल रिंग द बेल। ठीक है ना, कभी कभी क्या होता है कि बोल तो देते हैं वो, लेकिन लिखने में ध्यान नहीं रहता है ना। तो अब देखिए इसके इंटरोगेटिव बनाते हैं, जैसा कि मैंने नियम में बताया अभी और स्टार्टिंग में एग्जाम्पल समझाए थे, उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। रवि इज प्लेइंग हॉकी। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर एज हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, रवि के बाद लिखी हुई है, तो एज पहले और रवि इतना सा काम करना है और बाकी जैसा है वैसी रहेगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो एज रवि प्लेइंग हॉकी, एज रवि प्लेइंग हॉकी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखिएगा। अलका हैज कुक्ड द फूड, तो क्या हो जाएगा, हैज पहले अलका बाद में और हैज का पहला लेटर कैपिटल, तो हैज अलका कुक्ड द फूड, हैज अलका कुक्ड द फूड क्वेश्चन मार्क। अब देखिए द प्यून विल रिंग द बेल, तो विल पहले और द प्यून बाद में, तो विल द प्यून रिंग द बेल, विल द प्यून रिंग द बेल। फिर यहां सुरेश कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, तो कैन ये मॉडल वर्ब आ चुकी है यहां पे, तो इसी के तरीके से हम इसको करेंगे। तो कैन सुरेश लिफ्ट दिस बॉक्स, कैन सुरेश लिफ्ट दिस बॉक्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा पहला रूल था जिसमें आपको बताया गया कि हेल्पिंग वर्ब में, हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, मॉडल वर्ब दी हुई है सेंटेंस में, तो हम उसको सब्जेक्ट के पहले करते हैं और सब्जेक्ट बाद में कर देते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हमारा इंटरोगेटिव बन जाता है। अब सेकंड नियम की ओर चलते हैं हम। और आप लोग बिल्कुल अच्छे से घर में पढ़ा करो इनको, और कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछा करो, ठीक है ना। अब सेकंड नियम की ओर बढ़ते हैं। आपने जब अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाया था तो वहाँ भी हमारे सामने वो कंडीशन आई थी, पता है कौन सी कंडीशन थी, जिसमें हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब नहीं दी हुई थी ऐसे अफर्मेटिव सेंटेंस, तो वो यहाँ भी आएंगे अपने, ठीक है ना। ऐसे भी अफर्मेटिव सेंटेंस हमारे सामने आएंगे कि जिनमें आपको ना तो मॉडल वर्ब मिलने वाली है और ना ही हेल्पिंग वर्ब मिलने वाली है। और यहाँ पर अफर्मेटिव ही नाम करना पड़ेगा हमें, यहाँ असर्टिव नाम नहीं करेंगे हम, क्योंकि असर्टिव का मतलब होता है अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों, ठीक है ना। वो यहाँ हमने असर्टिव कर दिया तो यहाँ नेगेटिव हो जाए, और नेगेटिव तो बगैर हेल्पिंग वर्ब के बनेगा ही नहीं, तो वहाँ तो पहले से जो हम डू डच के लिए हम पढ़ा रहे हैं वो पहले से दिया रहेगा आपको, ठीक है ना। तो यहाँ हम अफर्मेटिव शब्द का ही इस्तेमाल करेंगे। तो रूल नंबर सेकंड नोट करिएगा आप लोग। रूल नंबर सेकंड, यदि दिए गए
अफर्मेटिव सेंटेंस में ना तो हेल्पिंग वर्ब है और ना ही मॉडल वर्ब है। ना तो हेल्पिंग वर्ब है और ना ही मॉडल वर्ब है। बिल्कुल आपको सरल वे में ले चल रहा है, आपको इजी वे में ले चल रहा है आपको, है ना, कि आराम से आप समझ सकते हैं। इसलिए वो भाषा ऐसी दे रहा अपनी कि आपको आराम से समझ में आएगा। यदि दिए गए अफर्मेटिव सेंटेंस में ना तो हेल्पिंग वर्ब है और ना ही मॉडल वर्ब है, तो क्या समझना चाहिए? तो हमें समझना चाहिए कि यह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो समझ लेना चाहिए कि दिया गया सेंटेंस या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसी को सिंपल प्रेजेंट ही बोल सकते हैं अपन, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। देखिए आप ध्यान दीजिए, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस हमारे सामने है, उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब दिखाई नहीं दे रही है, यानी दी नहीं तो दिखाई कहाँ से देगी आपको, ठीक है ना। तो तत्काल हमारा दिमाग कहाँ जाएगा कि यह सेंटेंस हमारा या तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है या सिंपल पास्ट टेंस का है, ठीक है ना। और ऐसी स्थिति में हेल्पिंग वर्ब डू, डज, डिड में से कोई एक होगी, ठीक है ना। जब सब्जेक्ट के बाद सीधा मेन वर्ब दिया है आपको, तो निश्चित रूप से मेन वर्ब जब दिया है सब्जेक्ट के बाद, तो वह तो या तो फर्स्ट फॉर्म होगा या एस या एस फॉर्म होगा या सेकंड फॉर्म होगा, इसके अलावा और कोई फॉर्म नहीं होगा। यदि और कोई फॉर्म आना है तो उसके पहले हेल्पिंग वर्ब का होना अनिवार्य है, ठीक है ना। तो क्या समझना चाहिए हमें कि उसकी हेल्पिंग वर्ब डू, डज, डिड में से कोई एक है। अब कैसे समझें कौन सी वर्ब है? तो यदि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब डू होगी। डू, ध्यान रखिएगा आप लोग, यदि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब डू होगी। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस है तो हेल्पिंग वर्ब डज होगी। और वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब डिड होगी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि जब डू, डज, डिड हेल्पिंग वर्ब ले लोगे आप इनको देख करके, तो जब इनको लिखोगे आप इनके स्थान पर यानी सब्जेक्ट के बाद, तो ए फर्स्ट फॉर्म में ही आएगा, ए फॉर्म भी फर्स्ट में पहुंच जाएगा, ए फॉर्म भी फर्स्ट में पहुंच जाएगा। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना।
अब देखिए इसका स्ट्रक्चर भी हम लिख ही दे रहे हैं। लिखिए आप स्ट्रक्चर। मैं कोशिश कर रहा कि आपको बहुत बड़ी इजी वे में ले जाऊं हर टॉपिक को लेकर के, है ना। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप एक बार यदि दोहरा लेते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए आप इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर यहाँ अफर्मेटिव ले रहे हैं हम, यहाँ इंटरोगेटिव, ठीक है ना। देखिए आप अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस या तो भी फर्स्ट होगा या भी फर्स्ट में एस या ई एस होगा या भी सेकंड होगा, जैसा यही मैंने बताया था। फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, यानी अदर्स भी कह सकते हैं उसको अपन। जब इसको हम कहाँ ले जाएंगे, इंटरोगेटिव में, तो अभी बता दिया नहीं हमें कि यदि ये है तो डू आएगा और पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा। ए है तो डज आएगा और ये है तो डिड आएगा और फिर आपका ए यहाँ आ जाएगा। इसके हिसाब से डू डज डिड पहले आ गया और ये वहाँ पहुँच गया, यानी सब्जेक्ट। अब ये वापस आनी है तो वापस कैसे आनी है, फर्स्ट फॉर्म में ही वापस आनी है। भले ही वहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा हो, चाहे एस या एस फॉर्म लिखा हो, चाहे सेकंड फॉर्म लिखा हो, आपको फर्स्ट फॉर्म ही वापस करना है क्योंकि ये लग चुकी है यहाँ पे। तो भी फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड अदर्स और क्वेश्चन मार्क, स्पष्ट हो रहा होगा आपको, ठीक है ना। अब इसके अकॉर्डिंग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स तो यहाँ अफर्मेटिव और यहाँ इंटरोगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इसके अकॉर्डिंग अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं। द गार्डनर plucks the flowers. रवि प्ले हॉकी। सरिता सेंगे सॉन्ग। अब इन एग्जाम्पल में देख सकते हैं आप लोग
कि फर्स्ट सेंटेंस में वर्ब में एस लगा हुआ है और मैंने कहा था कि वर्ब में एस लगा है तो आपको डज लेना है, और डज कहाँ इसके पहले आएगा। तो डज द गार्डनर, ध्यान दीजिए आप लोग, डज द गार्डनर, और प्लस का प्लक हो जाएगा, हट जाएगा, है ना। तो डज द गार्डनर प्लक द फ्लावर्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ भी रवि प्लेस गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे आई प्ले करो, तो रवि है तो प्लेस होना चाहिए यहाँ पे आई प्ले। यदि रवि लिखा है हमने सब्जेक्ट तो यहाँ प्लेस होना चाहिए, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा आप लोग, जो हम टेंस में पढ़ाएंगे आपको कि प्लेस क्यों होना चाहिए। तो आई करना पड़ेगा, दे करना पड़ेगा, बी करना पड़ेगा। यदि रवि है, सीता है, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, अर्थात ही, सी, इट या किसी का नाम है, तभी वर्ब में ऐसे ही आना है, ठीक है ना। तो आई प्ले, तो आई प्ले आई कर दिया मैंने, तो अब प्ले सही रहेगा। तो क्या हो गया, डू आई प्ले, डू आई प्ले हॉकी और क्वेश्चन मार्क। अब यहां पे सेकंड फॉर्म आ गया है, तो क्या हो जाएगा, डिड, डिड सरिता और सिंह, सिंह का सिंह, जैसा कि हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है, नियम कह रहा। तो डिड सरिता सिंह, डिड सरिता सिंह सॉन्ग क्वेश्चन मार्क। अब आप स्ट्रक्चर से ही मिला सकते हैं, जैसे कि द गार्डनर प्लक्स द फ्लावर, दो द गार्डनर प्लक्स द फ्लावर, तो डज द गार्डनर प्लक, प्लक ये कह रहा प्लक द फ्लावर्स। आई प्ले हॉकी, आई प्ले हॉकी, तो क्या कह रहा है स्ट्रक्चर, डू आई प्ले हॉकी। सरिता सेंग ए सॉन्ग, सरिता सेंग ए सॉन्ग, सरिता सेंग ए सॉन्ग, तो डिड सरिता, और क्या कह रहा, सिंग, ये कह रहा सिंग, कह रहा ना सिंग, सिंग ए सॉन्ग। तो ये हो गया हमारा सेकंड एग्जाम्पल, सेकंड रूल। अब लास्ट नियम और है हमारा, उसको भी हम देखे ले रहे हैं। यहाँ कोई प्रॉब्लम हो तो आप घर में पहले पढ़ना और अपनी प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में उससे पूछना। मैं कोशिश करूँगा कि हर टॉपिक को बहुत अच्छे से आप तक पहुँचाऊँ। केवल आपको ध्यान देना कि आप समय दें और घर में उसको दोहराएं, रिवीजन करें। जब तक हम रिवीजन नहीं करेंगे ना तो कोई चीज़ अच्छे से हम नहीं सीख पाते, ठीक है ना। तो रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे हम कोई भी चीज़ सीख रहे हों। अब तीसरा नियम पता है क्या हो, तीसरा नियम होता है कि यदि डू डैश डिड वाक्य में मेन वर्ब के रूप में दी हो, यदि जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें डू डज डिड मेन वर्ब के रूप में दिए हुए हैं, तो लिखिए रूल नंबर 3 और आखिरी नियम भी है, रूल नंबर 3। यदि दिए गए अफर्मेटिव सेंटेंस में डू डज डिड प्रिंसिपल वर्ब के रूप में है, ठीक है ना। अभी डू डज डिड हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ रहे थे, अब प्रिंसिपल वर्ब के रूप में है। और प्रिंसिपल वर्ब के रूप में कब होंगे, जब सब्जेक्ट के बाद केवल डू लिखा हो, केवल डज लिखा हो, केवल डिड लिखा हो, अन्य कोई वर्ब नहीं हो, तभी यह मेन वर्ब के रूप में कहलाएंगी।
ठीक है, इनका भी हम नेगेटिव बनाया था हमने, ध्यान होगा आपको, और इंटरोगेटिव भी बनाएंगे। तो यदि दिए गए अफर्मेटिव सेंटेंस डू, डज, डिड मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब के रूप में है तो क्या करना है, इंटरोगेटिव बनाते समय मेन वर्ब के सब्जेक्ट के, मेन वर्ब नहीं, इंटरोगेटिव बनाते समय सब्जेक्ट के पहले डू, डज, डिड लिख देते हैं। अर्थात डू, डज, डिड से ही वाक्य प्रारंभ होगा, तभी मैंने यहां कैपिटल डी लिखा हुआ है, ठीक है ना, लिख देते हैं। और सब्जेक्ट के पश्चात डू लिखते हैं, ठीक है ना, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते ही, पता ही है आपको, पहले से बताया जा रहा है आपको। तो ध्यान दीजिएगा फिर से आप कि यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद केवल डू है या डज है या डिड है, अन्य कोई वर्ब नहीं है, तब यह डू, डज, डिड जो भी है वो प्रिंसिपल वर्ब कहलाएगी, मेन वर्ब कहलाएगी। वो ऐसी स्थिति में जब हम इंटरोगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के पहले डू लेंगे या डज लेंगे या डिड लेंगे, फिर सब्जेक्ट के बाद हमें डू लिखना है, डू दिया है तो अभी डू लिखना है, कहाँ, सब्जेक्ट के बाद डज दिया है तो अभी डू लिखना है, और डिड दिया है तो अभी डू लिखना है, जैसा कि अभी स्ट्रक्चर में देखेंगे हम लोग। स्ट्रक्चर देखिए आप लोग, अफर्मेटिव और इंटरोगेटिव। यहां आ गया आपका सब्जेक्ट डू, डज, डिड, ऑब्जेक्ट अदर्स। अब हम बना रहे हैं इंटरोगेटिव इसका, तो जो नियम बताया उसके अनुसार देखें आप, क्या बताया, तो इंटरोगेटिव बनाते समय सब्जेक्ट के पहले डू, डज, डिड लिख देते हैं। तो दो, या तो डू आ जाएगा या डज आ जाएगा या डिड आ जाएगा। फिर आया हमारा सब्जेक्ट, और फिर मैंने क्या कहा कि सब्जेक्ट के पश्चात डू लिख देते हैं। अब भले ही डू हो तो डू लिखना है, डज है तब भी डू लिखना है, और डिड है तब भी डू लिखना है। तो डू और फिर यथावत ऑब्जेक्ट एंड अदर्स और ये क्वेश्चन मार्क। तो इसको ध्यान देना है आप लोग को। अब इसके 2-3 एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी एक्सरसाइज करवाऊंगा। आपको पता है कि हमेशा पहले मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ एक वीडियो में, वो अगली में उसकी एक्सरसाइज करवाता हूँ, आपको यही पता है ना। तो पता ही है कि इसके बाद मुझे अगली वीडियो में एक्सरसाइज करवानी है। देखिए आपको सेंटेंस लेते हैं हम। एग्जाम्पल्स, अफर्मेटिव,
और इंटेरोगेटिव। देखिए फर्स्ट लिया रवि डज हिज वर्क, रवि डज हिज वर्क। आई डू माई वर्क, he did his work। आप देख सकते हैं जो 3 सेंटेंसेस मैंने एग्जाम्पल में लिए हुए हैं, फर्स्ट में डज आया हुआ है, सेकंड में डू आया है और थर्ड में डिड आया है। अब यहाँ पे डज आया है तो हमारा रूल कहता है कि डज पहले करें आप, रवि बाद में करें। डज रवि। अब डज का क्या करना है, डज नहीं करना है, डू करना है। ठीक है ना, मैं बार बार कह रहा आपसे, इन नेगेटिव में भी मैंने बार बार इस पर जोर दिया था, ताकि एक बार बार जोर क्यों देता हूँ कि ताकि आपके दिमाग में ये बात बनी रहे कि मैंने यहाँ डज कर दिया तो यहाँ पे डज नहीं आके डू ही आएगा। ठीक है ना, नेगेटिव में मैंने इस पर जोर दिया था और यहाँ भी जोर दे रहा मैं इस पर। तो डज रवि डू हिज वर्क। और क्या गलती है अभी इसमें, पता है क्या गलती है, क्वेश्चन मार्क की गलती है, तो ये भी गलती मानी जाएगी आपकी। तो क्वेश्चन मार्क। आई डू माई वर्क, तो क्या हो जाएगा, डू आई, डू आई, और ये डू वापस हो गया माई वर्क क्वेश्चन मार्क। फिर यहाँ ही डिड हिज वर्क, तो क्या हो जाएगा, डिड, डिड ही, और डिड का क्या हो जाएगा, डू हो जाएगा, जैसा कि नियम में मैंने अभी पढ़ाया था आपको। तो डिड ही डू हिज वर्क, और ये क्वेश्चन मार्क। डज आया तो यहाँ डू हो गया, डू आया तो डू हो गया, और डिड आया तो डू हो गया। यहाँ पे फिर मैं बार बार जोर दे रहा कि चाहे डज लिखा हो, चाहे डू लिखा हो, चाहे डिड लिखा हो, जब सब्जेक्ट के पहले हम डू डज डिड कर देते हैं तो म्यांमार का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। तो मैंने कोशिश की है कि आपको बहुत इजी वे में अफर्मेटिव से इंटरवर्ड कैसे बनाए सिखाया जाए। 3 रास्ते इसके थे जिसमें परेशानी आती थी, तो मैंने तीनों नियम आपको बता दिए। अब मैं चाहता हूं कि आप घर में बहुत अच्छे से रिवाइज करें, रिवीजन करें। प्रॉब्लम आने की स्थिति में क्या करें, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछें, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज आपको करवाऊँगा, ठीक है बच्चों।